हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम अपने हिमांशु पांडे बुक के वीडियो सॉल्यूशन को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपके जीओसी के लेवल 1 से क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3 में आप यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे हमसे इन्होंने पूछ रखा है कि इस जो भी यहाँ पे फॉलोइंग कंपाउंड्स दे रखे हैं इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है। ठीक है, हमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड डिटरमाइन करना है। देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का जो भी क्वेश्चन होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इसको डिटरमाइन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो जैसे जैसे जो क्वेश्चंस आते जाएंगे उन तरीकों को हम वहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे। पर्टिकुलरली इसमें से एक तरीका ये भी है जो इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा कि आपको क्या करना होता है, कोई भी एसिड है तो एसिड के अंदर में क्या प्रेजेंट होगा, इन जनरल H+ आयंस तो प्रेजेंट होंगे ही। तो आपको क्या करना होता है, इस H+ को क्या करना होता है, रिमूव कर देना होता है। और रिमूव करने के बाद जो एनायन बचेगा, ठीक है, आपने H+ को रिमूव किया, रिमूव करने के बाद जो एनायन बचेगा इसकी आपको क्या चेक करनी होती है, स्टेबिलिटी चेक करनी होती है। अगर ये जितना ज़्यादा स्टेबल, यानी ऐसे लिखना चाहिए कि इफ़ एनायन इज स्टेबल देन एसिड इज स्ट्रॉन्ग, देन एसिड इज स्ट्रॉन्ग। ये भी एक तरीका है आपका। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड चेक करने का तरीका। सबसे पहले एसिड से H+ निकालेंगे, H+ निकालने के बाद जो एनायन बचेगा उसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे और अगर वो एनायन स्टेबल तो एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो जो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम में दे रखा है, मैं एक बार सबको बनाता हूँ। देखिए HC ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से CH है, तो अगर इससे एक आप H+ हटा दोगे, जैसे -H+ करेंगे तो क्या बन जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C-। ठीक, और हमें क्या ऑप्शन में दिया, C6H6 और C2H6। अब देखो जैसे C6H6 ये आपकी ये तो फिनाइल रिंग है। अब जैसे ही इससे H+ हटाओगे तो ये बन जाएगा C6H5-, और ये क्या है, हाईली अनस्टेबल है, यानी ये हाईली अनस्टेबल स्पीसीज़ है, तो ये तो कभी भी एसिडिक नेचर शो ही नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या था, C2H6, तो ईथेन है, आपको पता है ना, हाइड्रोकार्बन्स भी क्या होते हैं, ज़्यादा वो एसिडिक भी नहीं बेसिक भी नहीं, न्यूट्रल स्पीसीज़ है। तो आप कह सकते हो C2H5-, तो ये भी क्या है, हाईली अनस्टेबल है, यानी ये बेसिक ज़्यादा है, एसिडिक नहीं है। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर आप देखो यहाँ पे CH3OH को देखोगे तो अगर आप यहाँ से जब H+ निकालोगे तो क्या बनेगा, CH3O-। और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मैं इसको रेड पेन से लिखूँ कि निगेटिव चार्ज, कोई भी निगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो ये निगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इज़ वेरी स्टेबल। ठीक है, इज़ वेरी स्टेबल। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है। देखो यहाँ पे ये जो निगेटिव चार्ज है ये किसके ऊपर आ जा रहा है, O- के ऊपर आ जा रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो गिवन सभी में से जितनी भी स्पीसीज़ दी हैं, जब हमने सबका एनायन बना तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हम किस में पा रहे हैं, CH3OH में पा रहे हैं, मीथेनॉल में पा रहे हैं। इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमें पूछा गया है कि कार्बोकैटायंस में बी स्टेबलाइज्ड बाई, कार्बोकैटायन को कैसे स्टेबिलिटी मिल सकती है, पाई बॉन्ड सेट अलाइलिक, पाई बॉन्ड सेट विनाइलिक, पाई बॉन्ड सेट अलाइलिक एंड बेंजाइलिक और -I इफेक्ट। तो इसको भी मैं यहाँ पे एक बार नीचे समझाता हूँ, ज़रा ध्यान से आप देखिएगा एक बार। ठीक है, देखो हम बात कर रहे हैं कार्बोकैटायन की, कार्बोकैटायन की। अब देखो कार्बोकैटायन होता क्या है, कार्बन के ऊपर है प्लस चार्ज, और कोई भी अगर आपको चार्ज स्पीसीज़ है आपके पास, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, अगर आपके पास कभी भी चार्ज स्पीसीज़ है और आपको उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर उसकी स्टेबिलिटी को आपको इंक्रीज़ करना है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज़ कैसे होती है, आइदर यहाँ पे कुछ रेजोनेंस हो जाए, ठीक है, या तो उसके अंदर रेजोनेंस हो जाए या चार्ज का डाइल्यूशन हो जाए, चार्ज का डाइल्यूशन। चार्ज डाइल्यूशन से मतलब क्या है कि कोई भी चीज़, इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब है कोई भी चीज़ न्यूट्रल होना चाहती है। ठीक है ना, कोई भी चीज़ न्यूट्रल होना चाहती है, वो कभी चार्ज ही रहना चाहती है। जैसे मान लीजिए आपके पास है कार्बोकैटायन, ठीक, अगर आपने इस कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराया, ठीक, मैं कह रहा हूँ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे आप, तो ये पॉजिटिव से न्यूट्रल की तरफ जाएगी। लेकिन अगर इससे आप इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तो
अगर आप इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तो ये और पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस वाले कंडीशन में, पहली वाली कंडीशन में ये न्यूट्रल स्टेट को अचीव कर रही है, लेकिन नीचे वाले में वो न्यूट्रल कंडीशन उसकी ख़राब हो रही है। तो इसीलिए ये है अनस्टेबल सिचुएशन और ऊपर वाली स्टेबल सिचुएशन है। तो और इलेक्ट्रॉन को खींचने वाली सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, माइनस आई इफेक्ट कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन सप्लाई वाली सिचुएशन को प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। तो ऑब्वियसली कार्बोकैटायन स्टेबल होगा प्लस आई इफेक्ट से, न कि माइनस आई इफेक्ट से। दूसरी यहाँ पे एक और कंडीशन मैंने आपको बताई थी, रेजोनेंस वाली भी कंडीशन होनी चाहिए। अगर देख लीजिए कोई इस तरह से मान लीजिए कार्बोकैटायन है, ठीक, अगर मैं इसका कुछ इस तरह से रेजोनेंस करवा सकता हूँ, ठीक है, या अगर मैं इसी कार्बोकैटायन को क्या करूँ, किसी रिंग सिस्टम के साथ में अटैच कर दूँ इस तरह से, तब भी तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कि जैसे ये कार्बोकैटायन है तो अब यहाँ से ये रेजोनेंस इजीली कर सकता है, यहाँ वाला कार्बोकैटायन है तो इस तरह से रेजोनेंस कर सकता है। तो रेजोनेंस से चार्ज का डाइल्यूशन हो जाएगा, चारों तरफ चार्ज बिखर जाएगा, तो उसकी वजह से वो स्टेबल हो जाएगा। तो इस वाले पोजीशन को हम क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को, इसको हम कहते हैं अलाइलिक पोजीशन, ठीक है। और ये वाली पोजीशन क्या है, ये वाली पोजीशन है आपकी बेंजाइलिक पोजीशन। तो क्या क्या तरीके से स्टेबलाइज कर सकते हैं, आइदर अलाइलिक पोजीशन से, आइदर बेंजाइलिक पोजीशन से, या एक और आपने देखा यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट के थ्रू भी इसको हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं हमको यहाँ पे। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड एट अलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन। क्यों, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट है तो वो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। प्लस आई होता तो आंसर होता। विनाइलिक क्यों नहीं हो सकता, विनाइलिक का मतलब क्या होता है सर, आपका डबल बॉन्ड के ऊपर ही प्लस चार्ज, यानी देखो ये डबल बॉन्ड है, इसी के ऊपर इस तरह से प्लस चार्ज आ गया, तब तो ये तो काफ़ी हाईली अनस्टेबल है। यहाँ तो ना रेजोनेंस लग रहा है ना प्लस आई लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ये कहना चाहता है कि स्ट्रक्चर है हमारे पास HC डबल बॉन्ड O और इधर है हमारे पास O माइनस, ठीक, ये स्ट्रक्चर है। इसमें जब इसकी बॉन्ड लेंथ ऑब्जर्व की जाती है, जब इसका बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये पाया जाता है कि ये जो ऊपर ऑक्सीजन है और इस तरफ ये जो ऑक्सीजन है, इन दोनों की ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, चाहे ऊपर बॉन्ड लेंथ चेक कर लो, जैसे मान लो इधर की बॉन्ड लेंथ x मान लीजिए, नीचे वाली बॉन्ड लेंथ y मान लीजिए, तो आप ये पाएंगे कि x इज इक्वल्स टू y हो जा रहा है, ठीक है। तो यही आपको इसका रीज़न पूछता है यहाँ पे कि इसका क्या रीज़न है कि x इक्वल y यहाँ पे क्या हो जा रही है, बॉन्ड लेंथ हो जा रही है, ठीक है। तो ये रीज़न आपसे पूछ रहा है। तो क्या रीज़न है इसका, अगर एक बार हम देखने की ऑब्जर्व करें कोशिश, तो देखो यहाँ पे जो इसका एनायन है, जैसे HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है आपका O माइनस, तो यहाँ पे कर क्या रहा है, ये इस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर कर दे रहा है, ठीक। जब ये रेजोनेंस कर देगा तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसी का एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगा। देखिएगा HC ऊपर माइनस चला जाएगा, इधर डबल बॉन्ड O चला जाएगा। तो अगर आप इन दो स्ट्रक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करिए तो देखिए, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पहले जिस पोजीशन पे डबल बॉन्ड था, अब वहाँ वाले पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है। पहले जहाँ पे नेगेटिव चार्ज था वहाँ पे क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड आ चुका है। तो आपको नहीं लग रहा है ये दोनों बस एक दूसरे से पोजीशन एक्सचेंज कर ले रहे हैं, कभी इसके पास वही सिंगल बॉन्ड है तो ये डबल हो जा रहा है, कभी उधर डबल है तो ये हो जा रहा है। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें बस हमें लगे कि दो एटम के बीच में सभी चीज़ें बस शिफ्ट सी हो जा रही है, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक। और कभी भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका कारण है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि सेम ही जैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर जैसे पहले दिख रहा था वैसे ही यहाँ पे भी दिख रहा है, बस अंतर क्या हो जा रहा है, हमें लग रहा है कि एटम्स के बीच की पोजीशन चेंज हो गया, तो इसको हमने कहा इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और इक्विवेलेंट हो जाएगा तो वहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो एक बार अगर ऑप्शंस को आप पढ़ोगे तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, द एनायन HCOO माइनस हैज़ टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। बाकी और अगर आप कोई ऑप्शन पढ़ोगे तो ये वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड में कौन सा ज़्यादा कंट्रीब्यूटर होता है, इसके लिए मैं आपके सामने सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वही हर जगह फॉलो होगा, उसको फॉलो करोगे आपकी कभी आंसर गलत नहीं होगी। पहला, स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर जो नॉन पोलर नेचर के होते हैं
वो ज़्यादा रेजोनेंस हाइब्रिड पे कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद नंबर आता है नॉन पोलर, ऐसे स्ट्रक्चर जिनका होता है कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, नॉन पोलर होना चाहिए, कंप्लीट ऑक्टेट, मैं मतलब समझा रहा हूँ कंप्लीट ऑक्टेट का, नॉन पोलर, कंप्लीट ऑक्टेट। और तीसरे स्टेप में होता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज। ये 3 फॉर्मूले हैं बेसिकली। इसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप पाओगे कि मैक्सिमम केस में आप मेजर कंट्रीब्यूटर को ईजिली फाइंड आउट कर लोगे। देखा जाए, अगर इस प्रॉब्लम को अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर को एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिएगा CH3 CH2, यहाँ पे है CH, इसके ऊपर है +4, यहाँ पे है OMe, और इधर बना हुआ है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड OMe प्लस, ये स्ट्रक्चर है। अब ज़रा ध्यान से इसको सर आप ऑब्जर्व करिए, तो क्या इन दोनों स्ट्रक्चर में कोई भी नॉन पोलर नेचर का है क्या? देखो, सबसे पहले आपको इसको चेक करना है फर्स्ट, फिर सेकंड नंबर पे इसको चेक करना है, और फिर इस पे आना है। ठीक है ना, डायरेक्ट जंपिंग नहीं करना है इस फॉर्मूले के हिसाब से। चलो अब एक बार चेक करो, तो आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करिए तो क्या दोनों में कोई नॉन पोलर है? तो आप बोलोगे नहीं, दोनों में कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कुछ हमको दिख ही रहा है, तो नॉन पोलर तो नहीं है। अब नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी पे आइए, क्या ऐसा कोई स्ट्रक्चर है इन दोनों में जिसमें दोनों सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो? देखो, अगर आप फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करोगे तो इस वाले एटम में यहाँ पे देखिएगा आप, तो इस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। लेकिन अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करिए तो आप ये पाएंगे कि ईच एंड एवरी एटम का ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट है। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो कि ईच एटम का क्या कंप्लीट है, ईच एटम का ऑक्टेट जो है वो क्या है, कंप्लीट है। और अगर ईच एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ये। तीसरे स्टेप पे फिर जाने की हमको ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ ख़त्म वहीं पे रुक जाना है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, यानी सेकंड स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूटर है। तो अगर अब हम इस ऑप्शन को पढ़ेंगे तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सेकंड।